Hello friends, dear students. Today our topic is polarization vector. Last topic जो आपका जो था that was your dielectric substance and dielectric polarizations. उसी dielectric polarizations पर ही हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है polarization vector. जब भी हम एक dielectric substance को हम एक external electric field में रखते हैं हम तो वहां पर हमारे पास डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस जो है वो पोलराइज्ड हो जाता है। कैसे होता है वो तो आपको मैंने पहले ही बोला था आपको लास्ट लेक्चर्स में, कैसे वहां पर पोलराइजेशन होती है। मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, वो चाहे वो नॉन पोलर हो या पोलर मॉलिक्यूल्स हो, वो पोलराइज हो जाते हैं। एक डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस पर एक फेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और दूसरे फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और वो एक अपना एक्सटर्नल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है जिसको कहा जाता है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो वहां पर डाइपोल मूवमेंट होती है हमारे पास, मॉलिक्यूल जब पोलराइज हो जाते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी डाइपोल मूवमेंट होगी, तो उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। समझे आप? इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे और बाद में हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। क्लियर आपको? क्योंकि वहां पर आपके पास अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होगा, जैसे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हुआ जिसमें आपके पास सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, वो कोइंसाइड करते हैं, वहां पर कोई डिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन जब ही हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये भी पोलराइज हो जाता है। इसका मतलब इसमें डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, बनता है। डाइपोल मूवमेंट तो आपको पता ही है, वो किस होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज प्लस या माइनस क्यू में से एक चार्ज, ये चार्ज होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इनमें से कोई एक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में कुछ डिस्टेंस जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभार 2a से। तो ये जो हमारे पास होता है, अगर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, वो पोलराइज हो जाएगा, उसमें एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। यहां पर डाइपोल मूवमेंट क्या थी, जीरो थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कोई डिस्टेंस नहीं था। तो यहां पर डाइपोल मूवमेंट क्या था, क्योंकि इधर 2a जो है वो जीरो है, इसलिए यहां पर डाइपोल मूवमेंट क्या है आपके पास, दैट इज जीरो है। लेकिन जो ही हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है हमारे पास, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। उसमें जो ही हमने इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये पोलराइज हो जाता है। तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस जो होगा हमारे पास, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से भी बना हुआ है और ऐसे पोलर मॉलिक्यूल से भी बना हुआ है। लेकिन जब पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस पोलर मॉलिक्यूल से, वहां पर हमारे पास वो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम फॉर्म में होते हैं। एक पोलर मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन यहाँ की तरफ होगी, दूसरी वहां की तरफ होगी, तो वहां पर भी हमारे पास जो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगी हमारे पास एक डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस की, जो हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल से भी बना होगा, लेकिन उसकी नेट डाइपोल मोमेंट जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम फॉर्म में होते हैं। क्लियर आपको? लेकिन जो ही उनको भी पोलर मॉलिक्यूल्स को भी हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे हम, तो उस टाइम हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट उनका भी मिलता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाते हैं। समझा? जैसे हमारे पास ये देखिए पोलर है, तो ये हमारा ये नॉन पोलर है, ये भी पोलराइज हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में रहेगा, एक स्ट्रेट पाथ पर रहेंगे। समझा? तो ये मैंने आपको बोला कि हमारे पास कैसे पोलराइजेशन होती है। तो पोलराइजेशन प्रोसेस ये होता है। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। जैसे हमारे पास ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर दिखाया मैंने आपको, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, और ये E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा, ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। समझा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है हमारे पास, तो इसमें ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब के सब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। जैसे यहां पर मैंने कहा कैसे पोलराइजेशन हो जाएंगे। तो जब पोलराइजेशन होगी हमारे पास सब के सब मॉलिक्यूल्स की, तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या काम करता है, पोलराइजेशन वेक्टर जो है ये मेजर करके देता है कि हमारा डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस कितना पोलराइज्ड हुआ। क्लियर आपको? डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को मेजर करके देता है कि हमारे पास एक डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस जो है वो कितना पोलराइज्ड हुआ। समझा? कितनी उसमें हमारे पास एबिलिटी है पोलराइज्ड होने की। तो
वो उसको जब हम डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमारे पास है, उसका कोई वॉल्यूम होगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास पोलराइज्ड हुए और उनका हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा। तो टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम जब हम निकालेंगे, समझे आप, तो वहां से हमारे पास क्या निकलेगा कि हमारे पास पर वॉल्यूम में हमारे पास जो है जो अभी मैंने आपको कहा कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल जो हमारे पास हुए, पोलराइज हुए, जिनकी हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगी। क्योंकि जब हमारे पास वो पोलराइज हो जाते हैं, जैसे यहां पर देखिए पोलराइज हुआ, यहां पर हमारे पास देखिए कितने मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुए, ये हो गए हमारे पास पोलराइज। तो 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स पोलराइज हुए, समझे आप। जब वो पोलराइज होंगे तो उनका डाइपोल मोमेंट हुआ, उनका डाइपोल मोमेंट होगा, तो टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में टोटल डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, समझे आप। तो वहां से हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास एक मटेरियल जो है वो कितना पोलराइज्ड हुआ। तो जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की 1 मीटर क्यूब में, तो उतना ज्यादा हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पोलराइज्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो होता है, इसको डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर आपको, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, समझे आप। अब ये जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारे पास, इसके इक्वल होता है हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से। वो किसके इक्वल होगा, वो NP के इक्वल होगा। N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कितने डाइपोल्स हैं, देखिए एक डाइपोल है, आपको पता है ना डाइपोल होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव, ये एक डाइपोल, ये दूसरा डाइपोल, ये तीसरा डाइपोल, चौथा डाइपोल। तो स्मॉल n हुआ नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में कितने डाइपोल्स हैं, ये हुआ n। ये P हुआ हमारे पास डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स। ये एक मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट P1, इसका डाइपोल मोमेंट P2, इसका डाइपोल मोमेंट P3। तो हर एक डाइपोल मोमेंट का, हर एक डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट जो होगा उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। N हुआ नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में कितने डाइपोल्स हैं, और ये P हुआ हमारे पास डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम, नंबर ऑफ डाइपोल्स को जो हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में है, उसको जब मल्टीपल करेंगे किसके साथ, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर निकलेगा। तो वहां से हमें यह पता चलेगा कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब में कितनी डाइपोल मोमेंट हुई, समझे आप। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर आपको। तो ये जो हमारे पास हुआ, यहां से हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर निकलेगा, क्लियर आपको। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो NP के इक्वल होगा। ये P हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर है, ये P आपका जो क्या है हमारे पास, ये आपके पास डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल्स का अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट P है, तो N हमारे पास, इसको अगर N के साथ मल्टीपल करेंगे हम, तो हमारे पास निकलेगा कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट हुई, क्लियर आपको। तो ये हमारे पास हुआ पोलराइजेशन वेक्टर NP के इक्वल होता है, क्लियर आपको। अब इसके बाद ये पोलराइजेशन वेक्टर है, ये अगर हमने निकालेंगे, यहां से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन वेक्टर की डेफिनेशन जो है वो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, ये यहीं से निकला है, क्लियर आपको। डाइपोल मोमेंट P, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में। तो हमारे पास जो होता है, अगर हम कहेंगे इसमें हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अगर हम कहेंगे टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो हैं इसमें कितने हैं, दैट इज N है, अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम से हमारे पास क्या निकलेगा, स्मॉल एन निकलेगा। तो स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम्स को। क्लियर आपको, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो जो आपके पास रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर आपको, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एन आपका यही है। क्लियर आपको, तो डायपोल मोमेंट तो आपका यही पी है। तो इस डायपोल मोमेंट्स को जब हम मल्टीपल करेंगे किसके साथ, एन के साथ, तो हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर निकलेगा। तो ये हमारे पास यहां से आता है एन पी। अब हमारे पास आता है पोलराइजेशन वेक्टर्स का कोई रिलेशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ। देखिए जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तमाम सब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के एक फेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, दूसरे फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जैसे ये एक फेस है पॉजिटिव, ये वाला फेस, जैसे ये एक फेस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। उन पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो होगी वो सिग्मा पी रिप्रेजेंट करेंगे हम डेंसिटी ऑफ, प्लस सिग्मा पी हुआ डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव पोलराइज्ड चार्जेस, जो इसके इस फेस पर जाएंगे। इस फेस पर होंगे हमारे पास माइनस सिग्मा पी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके दूसरे फेस पर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज दूसरे फेस पर आ जाएंगे, ये हुआ माइनस सिग्मा पी। ये रिप्रेजेंट करता है हमें डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द अदर फेसेस। इन चार्जेस को क्या कहा जाता है, ये जो हमारे पास एक फेस पर यहां पर आ जाते हैं और दूसरे फेस पर आ जाते हैं इस साइड, ये एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इनको कहा जाता है बॉन्ड चार्जेस। क्या कहा जाता है इनको, बॉन्ड चार्जेस। अब यहां पर अगर आपको कहूंगा मैं, लेट क्यू डैश विद दैट पोलराइजेशन चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस d and area of dielectric slab that is A। अगर मैं कहा, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास, इस पर चार्ज कितना है, दैट इज क्यू डैश। पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होगा। क्लियर आपको, अगर इस साइड से प्लस क्यू चार्ज है, इस साइड से माइनस क्यू चार्ज होगा। इनके भी देखिए विड्थ है कुछ डी तो है, इसका मतलब यहां पर डाइपोल मोमेंट बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। क्लियर आपको, तो वो डिस्टेंस जो है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलेंगे विड्थ ऑफ दिस। जो वो क्या होगी हमारे पास, विड्थ होगी हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। एरिया ऑफ दिस स्लैब, उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपको पता ही है पोलराइजेशन वेक्टर जो हमारे पास होता है, जिसका हमारे मैग्नीट्यूड पी से है, पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब अगर हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, इस साइड पॉजिटिव चार्ज, इस साइड नेगेटिव चार्ज, आपको पता है डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इन दो चार्जेस, इस साइड पॉजिटिव चार्ज, इस साइड नेगेटिव चार्ज, कोई ले लो आप, पॉजिटिव या नेगेटिव ले लो आप, तो ये क्यू डैश हुआ हमारे पास चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आइदर चार्ज लेना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो विड्थ है इसकी, तो वो डिस्टेंस, उस विड्थ को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो डिस्टेंस होगा हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो ये क्यू डी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डाइपोल मोमेंट को। क्लियर आपको, ये डाइपोल मोमेंट हो गई हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, टोटल डाइपोल मोमेंट। क्लियर आपको, जैसे ये आपके पास क्या था, ये टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अब
ये आपके पास क्या हुआ, टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, उसको हम एडी से मेजर करते हैं। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड इंटू विड्थ, समझे आप, उससे हमारे पास इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड हो गया हमारे पास एरिया, वो ए के इक्वल होगा, और विड्थ इसकी डी होगी। इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो एडी के इक्वल आएगा। एडी डी डी गेट कैंसल, यू गेट चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है वो सिग्मा के इक्वल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्लियर आपको। तो देखिए डी डी कैंसिल हुआ, क्यू अपॉन ए रहा, तो क्यू क्या हुआ, चार्ज, ए हुआ एरिया। इसका मतलब इसके एरिया पर 1 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज है, समझा, उसको क्या कहा जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आपके पास आ रहा है। क्लियर आपको, यहां से आपका यह प्रूफ निकला कि पोलराइजेशन वेक्टर सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। समझ में आया आपको। इसका मतलब इसका ऐसा यूनिट जो आपका निकलेगा, इसका ऐसा यूनिट पोलराइजेशन वेक्टर का, जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का होगा, उतना ही हमारे पास, वही हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर का होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किस इक्वल है, चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल है। तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर को ऊपर लाएंगे तो m -2, इसका मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा हमारा। ये d और d गेट कैंसल्ड। तो ये था आपके पास पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। यहां से आपका ये निकला कि पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इसके सरफेस एरिया पर कितना चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज है, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर आपको। तो पोलराइजेशन वेक्टर और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास यहां पर क्या निकले, इक्वल आया, आपको इक्वल आया। तो ये था आपका टॉपिक, दैट वाज योर पोलराइजेशन वेक्टर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।